हेलो बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो इस क्लास के अंदर हम क्लास 12 की फिजिक्स का एटम का देखो हमारा चैप्टर है एटम लेक्चर 2, जिसको हम कंप्लीट करेंगे आज और नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, है ना। तो लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, सबसे पहली चीज आती है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को समझते हुए हम आगे चलते हैं। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। सो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इम्पैक्ट पैरामीटर समझते हैं। देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इम्पैक्ट पैरामीटर एक तरीके का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इम्पैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस क्या समझ आता है, मैं समझाता हूँ। देखो देखो, मैंने कहा ये मेरा न्यूक्लियस है ना। अब मान लेते हैं ये मेरा न्यूक्लियस का सेंटर होगा। अब न्यूक्लियस के सेंटर से जो भी एक्सेस पास की जाएगी वो सेंट्रल एक्सेस कहलाएगी न्यूक्लियस की। लेट्स एज्यूम ये एक्सेस पास की जा रही है न्यूक्लियस से, है ना। ये न्यूक्लियस की सेंट्रल एक्सेस होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल जो आता है न्यूक्लियस की तरफ आता है, न्यूक्लियस से दूर भी आता है। मान लेते हैं हमारा कोई अल्फा पार्टिकल एक वेलोसिटी लेके आ रहा है, ये किसी अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। क्या है ये है वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर किसका है, अल्फा पार्टिकल का। अब ये वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। और ये जो हमने बनाया ये है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। बात समझ आती है। अब देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको हम बी से दिखा रहे हैं, है ना। ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो बी से दिखा रहे हैं, यही डिस्टेंस हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम बी से दिखा सकते हैं, है ना। तो यही हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। और अगर इसके रिलेशन की बात करें तो इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जो रिलेशन है वो है के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये है रिलेशन, ठीक है। ये था इम्पैक्ट पैरामीटर की बात। अब इम्पैक्ट पैरामीटर के थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको आगे समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर के पहले तो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, बिल्कुल। ये 1800 नहीं, ये 180 डिग्री है ना। तो इसको ठीक कर देते हैं, 180 डिग्री, है ना। बात ठीक है। अब देखो, बोलता क्या है, इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा जीरो हो गया, यानी बी की वैल्यू जीरो होगी, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बी हमारा लार्ज है तो रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस वो भी कम होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय द स्मॉल एंगल। देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो मैंने कहा ये मेरा न्यूक्लियस है ना। बात ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की इसने क्या बोला, अल्फा जो हमारा बी है वो लार्ज है काफी ज्यादा, तो मान लेते हैं ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा होने से क्या होगा, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्क क्या होगा, ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर बी बहुत बड़ा हो गया तो रिपल्शन कम होगा और ये स्मॉल एंगल से डेविएट होगा, है ना। स्मॉल एंगल से डेविएट होगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। सिमिलरली आगे क्या कहता है, अगर बी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा हो गया। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा हो गया तो अल्फा पार्टिकल जो जिस वेलोसिटी से लेके आ रहा है, तो जो उनके बीच का रिपल्शन है बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस पास पास आ गए, पास पास आ गए तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, ज्यादा एंगल से डेविएट होने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखा है, स्कैटर्ड बाय द लार्ज एंगल, लार्ज एंगल से डेविएट होने की कोशिश करेगा, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक काम करते हैं, आगे चलते हैं
और अब हम रदरफोर्ड मॉडल के एक ड्रॉबैक को समझते हैं, लिमिटेशंस की। जब रदरफोर्ड मॉडल था तो उसमें कमियां क्या क्या आई। इनके मॉडल में देखो दो कमियां आई थी, दोनों को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सोर्स ऑफ रेडिएशन, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है ना। हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी से चारों तरफ। अब जब ये रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वही कह रहा है कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो रेडिएशन एमिट करता है। जब भी कभी एक्सेलरेशन करेगा रेडिएशन एमिट करेगा। एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। रदरफोर्ड जी ने क्या बोला, देखो रदरफोर्ड जी ने बोला नहीं, ये कमियां थी उनकी। ये कह हुआ क्या था कि ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एनर्जी रेडिएट करेगा, बट ये फेल हो गया, ऐसा होता नहीं है। और अगर इन्होंने और क्या बोला, अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो फॉलो करेगा स्पाइरल पाथ। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा ऐसे कर करके तो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, और फॉलो करते करते स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला, फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फाइनली कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, ऐसा रदरफोर्ड जी ने बोला। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मॉडल था वो स्टेबल नहीं था, है ना। ऐसा होता नहीं है। बेसिकली हमने जैसे एटम की थ्योरी बना रखी है उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, क्या वो न्यूक्लियस में कोलैप्स होते नहीं होते, बट इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करेगा और फिर उसके बाद वो रिवॉल्व करेगा और उसके बाद वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये जो मॉडल था रदरफोर्ड वाला मॉडल थोड़ा सा अनस्टेबल था, है ना। उसके बाद इनके जो सेकंड लिमिटेशंस, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, है ना भाई, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। कौन से एलिमेंट के केस में, हाइड्रोजन एलिमेंट के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये तो इनके लिमिटेशंस थे। अब रदरफोर्ड जी के लिमिटेशंस कंप्लीट होते हैं तो अब हम एक काम करते हैं, एक नई थ्योरी पे आते हैं। हमने थॉमसन मॉडल को समझा, रदरफोर्ड मॉडल को समझा, उनके ड्रॉबैक समझे, उनकी कमियां क्या थी। अब आगे जो साइंटिस्ट आते हैं वो इन कमियों को कैसे पूरा करते हैं उनको देखते हैं। जैसे अगले साइंटिस्ट थे बोर्स मॉडल। अब ये बोर्स मॉडल क्या बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अब मैं कुछ लाइनें लिखता हूँ उसके बाद समझते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस मॉडल को। जैसे कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी v, है ना भाई। एक कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। मान लेते हैं हमने एक न्यूक्लियस बनाया और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, और मैं मान लेता हूँ जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा है उस तक का रेडियस जो है वो, है ना। अब एक चीज और हम जानते हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो जेड ई के बराबर होता है ना। देखो बोर्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, पहले तो एक चीज समझते हैं। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ को डिसाइड कर लेते हैं। लेट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 2 पाई आर, इलेक्ट्रॉन के पाथ को 2 पाई आर मान लेते हैं। तो क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो किसी सर्कल की सरकमफेरेंस भी 2 पाई आर ही होती है, तो इसको भी 2 पाई आर, देखो मैंने यहाँ पे आर ये वाला बना दिया, आर को चेंज कर देते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए और बोले कि सर आपने यहाँ आर अलग ले लिया वहां अलग ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये लो, ठीक है। अब बोर्स जी ने क्या कहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स, ध्यान से समझना,
अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखो क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी शेल में स्टेशनरी तब रहेगा जब वो जब उसका पाथ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा। ऐसा बोर्स जी ने पहली थ्योरम या फिर पहली स्टेटमेंट बताई, और क्या बताई, ध्यान से समझना। देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, द इलेक्ट्रॉन कैन, ना रिवॉल्व नहीं, द इलेक्ट्रॉन कैन बी assumed to be stationary state। देखो इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी स्टेट में कब माना जाएगा, व्हेन व्हेन path of electron path of electron is integral multiple of lambda। इन्होंने क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट या किसी भी शेल में स्टेशनरी तब माना जाएगा जब उसका जो पाथ होगा यानी 2 पाई आर वो एन के मल्टीपल में होगा, उस लैम्डा एन के मल्टीपल में होगा। ये बोर्स जी ने बोला। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली है ना। आगे समझते हैं इन्होंने आगे क्या बोला। अब इस पिक्चर में डी ब्रॉगली आते हैं, है ना। डी ब्रॉगली अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, गिव मी सेकंड। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई जो लैम्डा है वेवलेंथ वो होती है एच ओवर एम बी। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं कहता हूं कि यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू देखो आएगी 2 पाई आर बाय, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू आएगी 2 पाई आर बाय एन एच। एक सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई आर बाय एन बराबर एच ओवर एम बी। 2 पाई आर बराबर एच ओवर एम बी, है ना। तो देखो, अब वो होता क्या है कि यहाँ पे जब डी ब्रोगली जी का इक्वेशन का यूज हुआ उसके बाद एक नई इक्वेशन बनी। क्या बनी, देखो मैं बताता हूँ। आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं 2 पाई आर। ठीक है, देखो 2 पाई आर बाय एन एच ओवर एम बी। ठीक है, ये था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एम वी आर को अलग कर देता हूँ, ये दोनों एम वी को उधर ले जाता हूँ, और इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनती है एन एच बाय 2 पाई, एन एच बाय 2 पाई। और ये एम वी आर होता क्या है अभी पता चल जाएगा। अब होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम बीच में एक आती है चीज, एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर होता है। इसको एल से दिखाते हैं, तो होता क्या है, एल बराबर एन एच बाय 2 पाई। बिल्कुल बात ठीक है। तो ये जो चीज थी ये बोर्स जी की द्वारा दी गई फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, और ये क्या बोलती है,
अकोर्ड देखो क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू बोर्स कंडीशन। ये बोर्स की फेमस कंडीशन थी। और बोला क्या था, इन्होंने बोला क्या था, देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। पहले क्या बोला उन्होंने, बोर्स जी ने पहले उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी किसी ऑर्बिट में तभी माना जाएगा जब उसका पाथ 2 पाई आर किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के, है ना। बट अब बोर्स जी कहते हैं कि ये इनकी फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम in which angular momentum is integral multiple of h/2 पाई। इन्होंने क्या बोला, सेकेंड क्वांटाइजेशन बोर्स जी की जो कंडीशन थी, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का h/2 पाई के मल्टीपल में हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो, है ना। ये बोर्स जी की सेकेंड फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये उनकी फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हमें थोड़ा सा समझ आने लगा, है ना, बोर्स जी के बारे में, है ना। आगे चलते हैं और समझते हैं। इन बोर्स जी ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, इनके 4 पोस्टुलेट्स है जो कि सीबीएसई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में आ सकते हैं। याद करके चले जाना, सीधा सीधा लिख के आ जाना, है ना। तो समझते हैं है क्या। सबसे पहला इन्होंने बोला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या बताया, ध्यान से समझना। एक एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड सेंट्रल मैसिव कोर। एक एटम एक सेंट्रल मैसिव कोर से बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इन द सर्कुलर पाथ। और होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होता है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो इनके बीच में एक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है ना, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो भी अट्रैक्शन आता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। दूसरी क्वांटाइजेशन क्या बोली, देखो दूसरी है ये, दूसरी क्वांटाइजेशन कंडीशन थी इनकी। क्वांटाइजेशन कंडीशन अभी जैसे हमने अभी पढ़ी, क्या बताती है, देखो ये क्या बताती है, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है इन विच एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो, है ना। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, nh/2 पाई, है ना। यही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये इनकी दूसरी पोस्टुलेट्स थी। तीसरा पोस्टुलेट्स तीसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में तीसरा पोस्टुलेट्स कहते हैं कि while revolving in orbit an electron does not radiate energy। ये क्या कहते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन रदरफोर्ड जी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है। एंड दोज ऑर्बिट इज कॉल्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट। ये कह रहे हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, तो उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया, है ना। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बताई इन्होंने, ये फोर्थ कंडीशन या पोस्टुलेट्स था बोर्स जी का। क्या बोला,
एन एटम, देखो ये आएगा यहाँ पे, एन एटम एब्जॉर्ब, एन एटम एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, कोई भी एटम, या फिर ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, मेरे को कंफ्यूजन हो ही रही थी। एन इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब या फिर एमिट, एब्सॉर्ब यानी लेगा, एमिट यानी छोड़ेगा, एनर्जी, एनर्जी लेगा या छोड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की फॉर्म में लेगा या फिर फोटोन्स की फॉर्म में छोड़ेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर और फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल रिस्पेक्टिवली, देखो इन्होंने क्या बोला, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये पहला शेल है हमारा, ये हमारा सेकंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये हमारा है, जब ये हायर शेल से लोअर शेल पे जाएगा, ठीक है, हायर शेल से लोअर शेल पे जाएगा या फिर लोअर शेल से हायर शेल पे जाएगा, तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, या तो एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है E3, ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है E2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। मैं कहता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो होगा क्या, जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, है ना। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू के बराबर, है ना। और जब ये सिस्टम बनेगा हायर से लोअर में जा रहा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा एनर्जीज का जो डिफरेंस आएगा, वही उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी होगी, है ना। वही उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब और एमिट की हुई एनर्जी होगी, है ना। बात समझ आती है, बोर्स के चारों पोस्टुलेट्स हमें समझ आते हैं, हम बोर्स के चारों पोस्टुलेट समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स के बारे में देखेंगे, बोर्स जी ने हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या बताया, है ना। सो इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेक्चर्स को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करिए एग्जाम में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। यहाँ लिखते हैं, वहां शायद मेरी वीडियो आएगी तो देख नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।